हेलो ऑल, तो वेलकम है आप सबको सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरफ डिस्कस करेंगे यहाँ पे हाल फिलहाल में घटे हुए घटनाओं को, करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही दिशा में, सब कुछ सही से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के ऊपर अब दिखेगा, कहता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of Defense Research and Development Organization DRDO? ऑप्शन है समीर वी कामत, बी जी सतीश रेड्डी, सी डॉक्टर प्रवीण के मेहता या डी डॉक्टर BK दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर वी कामत। जी हाँ, और इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी को। तो समीर वी कामत एक फेमस साइंटिस्ट है, जी सतीश रेड्डी को उन्होंने रिप्लेस किया है। और जी सतीश रेड्डी जो है अब कौन बन गए हैं, ये साइंटिफिक एडवाइजर बन गए हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के। ओके, तो ये भी एक अच्छे पोस्ट पर गए हैं जी सतीश रेड्डी, और इनकी जगह लिए समीर वी कामत ने एज अ DRDO चेयरपर्सन। तो DRDO क्या है? डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी डेवलपमेंट होते हैं रिसर्च इक्विपमेंट्स में, उसमें DRDO सहयोग देता है और नए नए इक्विपमेंट्स बनाने में जो है अपनी एक्सपर्टाइज, साइंटिफिक एक्सपर्टाइज को प्रोवाइड करने का काम करता है। DRDO की अगर बात करें तो 1958 में इसकी संरचना हुई थी। तभी इसकी संरचना दो इंस्टीट्यूट्स को मिला के हुई थी। ये कौन कौन से थे? ये थे टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TDE, और दूसरा जो डिपार्टमेंट था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP, और तीसरा जो था इसमें डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी जो संस्थान है इनको मिला के बनाया गया था एक DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो समीर वी कामत नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाए किसी न किसी एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल संख्या 2 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए अगले कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next executive director for India at International Monetary Fund IMF? ऑप्शन है KV सुब्रमण्यम, बी सुरजीत एस भल्ला, सी वी आनंद नागेश्वरन या डी अरविंद सुब्रमण्यम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम कौन है? ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है भारत की, KV सुब्रमण्यम, और इन्हें IMF में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो है पद मिला है भारत के तरफ से। इन्होंने ये रिप्लेस करेंगे सुरजीत एस भल्ला को, जिनका जो कार्यकाल है 31 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। भल्ला जी जो है उनकी अपॉइंटमेंट 2019 में हुई थी। सुब्रमण्यम है 2021 में इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में है अपना 3 साल का जो टेन्योर है उसको पूरा किया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट नाम है KV सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दोनों जो आज की मिली हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि 31वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with 31st व्यास सम्मान अवार्ड? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र शर्मा, बी ममता कालिया, सी नसीरा शर्मा या डी डॉक्टर असगर वजाहत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर असगर वजाहत जी। तो असगर वजाहत जी की बात करें तो इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? इन्हें ये जो प्ले उन्होंने लिखा था महाबली, उसके लिए मिला है। महाबली किस तरह का प्ले था? तो जो मुगल सम्राट थे अकबर, और उन्हीं के समकालीन कवि थे तुलसीदास, बेसिकली उन दोनों के ऊपर ये बेस्ट है। उसमें यह बताने की बात की गई है कि कौन बेहतर है, क्या एक पोएट बेहतर है या एक जो सम्राट है, जो एक बादशाह है वो बेहतर है। ये इस पोयम में बताने की बात की गई है डॉक्टर असगर वजाहत द्वारा। ये पोयम है महाबली। ओके, तो ये व्यास सम्मान जो इन्हें मिला, अब उसकी बात कर लें। ये सम्मान दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें जो है 4 लाख रुपए तक की धनराशि प्रोवाइड की जाती है, और इसके अलावा इन्हें एक साइटेशन एंड प्लेग भी मतलब मिलता है। तो इन्हें जो अच्छा खासा सम्मान इस अवार्ड के थ्रू दिया जाता है। डॉक्टर असगर वजाहत, ये नाम याद रखेंगे। व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख से भारत का पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन जूडो टूर्नामेंट इज बीइंग स्टार्टेड? ऑप्शन नंबर ए, 27 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 29 अगस्त या डी 30 अगस्त। 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या 30 अगस्त। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 27 अगस्त। तो 27 अगस्त को जो है वो खेला जाएगा भारत का पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट। क्या? इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन जूडो टूर्नामेंट। ओके, तो ये 27 अगस्त से खेला जाएगा, और 4 जून में जो है वो खेला जाएगा। 4 जून जो भारत है उसमें ये खेला जाएगा। नेशनल रिकॉर्ड विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 से 23 अक्टूबर ऑफ दिस ईयर एंड एट KD जादव इंदौर स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो कहाँ खेला जाएगा? KD जादव इंदौर स्टेडियम नई दिल्ली में। ये जो समारोह है जूडो टूर्नामेंट, ये इसका यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसके लिए 1.77 करोड़ का जो है फंड एलोकेट किया है। इसमें 48.86 लाख का जो प्राइज मनी है वो भी शामिल है। ओके,
आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 5 कहता है कि न्यू इंडिया नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? Who has released a new book titled New India? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एम वेंकैया नायडू या डी रामनाथ कोविंद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू कौन थे? वे भारत के उपराष्ट्रपति थे और अब जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धाकर, उनसे पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। ओके, तो एम वेंकैया नायडू जी ने ये बुक जो है लॉन्च की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू इंडिया, a compilation of selected articles of former union ministers and पद्म विभूषण अरुण जेटली on his death anniversary। ठीक है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी थी किनकी? अरुण जेटली जी की। इन्हीं के अवसर पर न्यू इंडिया नामक बुक का जो है विमोचन किया गया था। इस अवसर पर मौजूद थे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इसके अलावा यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें जो थे वो इस जो समारोह हुआ बुक की रिलीज का, बुक के विमोचन का, उसमें ये दोनों जो हस्ती थी वो भी शामिल थे। तो बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई है? पब्लिश की गई है जुगड़ नॉट के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है। न्यू इंडिया किस पर बेस्ड है? अरुण जेटली जी पे बेस्ड है। विमोचन किसने किया था? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने किया था। तीन इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की है? Which country has recorded the world lowest fertility rate according to Bloomberg? ऑप्शन है ए भारत इंडिया, बी चाइना, सी दक्षिण कोरिया या डी जापान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। तो दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर हासिल की साउथ कोरिया ने। पिछले वर्ष की बात करें तो भी साउथ कोरिया का ही रिकॉर्ड था। कितना का था? 0.84 ईयर्स का जो लाइफ टाइम में प्रजनन दर था वो था। मतलब एक कोरियन वुमेन जो है एवरेज जो है वो 0.84 ही जो है बच्चे पैदा करती हैं। एक एवरेज मतलब एक एवरेज वो कोरियन वुमेन है वो 0.84 ही बच्चे पैदा करती थी 2021 से पहले का जो डाटा था उसके अनुसार। बट अभी के डाटा में क्या हो गया? ये जो संख्या होगी, जो नंबर हो गया 0.81 चिल्ड्रन हो गया। यानी कि एक कोरियन महिला जो है 0.81 चिल्ड्रन पैदा करती हैं, जो कि दुनिया में सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है साउथ कोरिया की, याद रखेंगे। और अगर इसकी बात करें तो नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स जो है यहाँ पे ऑल्सो ड्रॉप हो गया है। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था? 2,60,066 था, विच इज 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत ही कम जो है यहाँ पे प्रजनन हो रही है। पॉपुलेशन जो दर है बढ़ने की वो काफी कम है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। ओके, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन और वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार साउथ कोरिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एजिंग नेशन है। मतलब सबसे तेजी से लोग यहाँ पे बूढ़े भी हो रहे हैं। और उन देशों की ये चर्चा की जहाँ पे जो जीडीपी इकोनॉमी है वो कम से कम $30,000 से ऊपर है। ओके, तो ये डाटा दर्शाता है कि साउथ कोरिया में जो है वो जो बूढ़े लोगों की संख्या अधिक है और जो नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो रहे हैं। तो ये एक डाटा है साउथ कोरिया के लिए कि इनकी जो एवरेज आयु है वो काफ़ी अधिक भी है और यहाँ पे जो नए बच्चे हैं जो वो बहुत ही कम दर से पैदा हो रहे हैं। ओके, अगर ये जो सर्वे की बात करें, सर्वे कंडक्ट कराया था ब्लूमबर्ग ने, जो कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी है। 1981 में ही ये फॉर्म हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि आईडीएफसी बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? Who has become the next managing director and chief executive officer of IDFC बैंक? ऑप्शन है महेंद्र शाह, बी सुनील काकर, सी वसीम खान या डी रोहित शाह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महेंद्र शाह। जी महेंद्र शाह अब कौन बन गए हैं? नए एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी बैंक। तो बैंकिंग के एग्जाम वाले इनका नाम अच्छे से याद कर ले, महेंद्र शाह एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक की अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। ये रिप्लेस करेंगे सीईओ अभी जो है सुनील काकर को। इनका जो टर्म है 30 सितंबर को खत्म हो जाने वाला है। और इनकी बात करें तो शाह जो है वो ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी और ग्रुप कॉम्प्लीमेंट ऑफिसर ऑफ आईडीएफसी बैंक भी रह चुके हैं। ग्रुप गेट हेड गवर्नेंस कंप्लायंस एंड सेक्रेटरीट एंड सीनियर एडवाइजर टैक्सेशन एट आईडीएफसी लिमिटेड भी ये रह चुके हैं। इन सारे पदों पर रह चुके हैं और ये 1 दशक से अधिक तक आईडीएफसी बैंक से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट नाम है महेंद्र शाह, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 8 कहता है कि इस साल मनाए गए महिला समानता दिवस 2022 का विषय क्या है? What is the theme of World Women's Equality Day 2022 celebrated this year? Women's Equality Day 2022 celebrated this year. What is the theme? Option A, think equal, build smart, innovate or change. B, we should all be feminist. C, reduce, restrict and reserve. D, hard won not done. Option number D, hard won not done इसका सही उत्तर है। 1920 से में एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने ये
जो महिलाएं थी उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दिया था। हालांकि हमारे देश की बात करें तो 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमने स्टार्टिंग से ही जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया। हमने सबको वोटिंग का समान अधिकार दिया, सभी एडल्ट्स को वोटिंग का समान अधिकार हमने दिया था। बट बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ था कि पहले जो वोटिंग राइट्स थे बस मेन के होते थे, बाद में जो फेमिनिज्म ने इस तरह की बातें उठने लगी तो वुमेन्स को भी, यानी महिलाओं को भी जो है वोटिंग का अधिकार बाद में दिया जाने लगा। बट हमारे यहाँ शुरू से ही हो गया था, जब संविधान बना था तब से ही महिलाओं को बराबर का वोटिंग अधिकार दिया गया है। ओके, तो 1920 में क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स में ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महिलाओं को जो है वो अधिकार दिया वोटिंग का। ठीक है, तो ये इसी दिन की बात है और इसी दिन से मनाने जाने लगा क्या, वुमेन्स इक्वालिटी डे 26 अगस्त को। तो 19वां अमेंडमेंट जो था ये 1878 में के टाइम में ये हुआ था और वुमेन्स रूल को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही थी। बट 1920 में फाइनली इसे लागू किया गया। मूवमेंट जो था वो बहुत सारे देशों में पॉपुलर हुआ, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, हर जगह वोटिंग राइट्स यहाँ पे इस समय जो है महिलाओं को मिलने लगे। ओके, वुमेन इक्वालिटी डे मेक्स द रियलाइज द हर्डल्स फेस्ड बाय वुमेन इन द पास्ट एंड अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय देम इन चेंजिंग द वर्ल्ड। वुमेन इक्वालिटी डे हमें क्या बताता है कि जो महिलाएं हैं उनके अधिकार, बराबर अधिकार उन्हें किस तरह से मिलना चाहिए। ऐसा भी अक्सर होता है कि हम खुद बाहर तो इस तरह की बातें करते हैं कि महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की रक्षा की, इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं, पर हम अपने ही घर में जाएं तो अक्सर हम क्या कर जाते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसे हम बेसिकली इसको फॉलो नहीं कर पाते। वुमेन इक्वालिटी राइट को हम अपने घर में ही फॉलो नहीं कर पाते। ओके, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हमारे समाज में होना चाहिए, हमारे घर में होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें तो वुमेन इक्वालिटी डे की थीम यही कहता है, हार्ड वन नॉट डन, जेंडर इक्वालिटी स्ट्रगल इज नॉट ओवर येट। मतलब कोई जेंडर इक्वालिटी की अगर तुम बस बातें हम करते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन इस यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अवार्ड्स देते हैं, बट अभी भी आप देखो तो बहुत जगह जो है वो सिचुएशन अभी ऐसी ही है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो फॉलो नहीं हो पा रही है। तो इस पर हमें काम करने की बेशक आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 9 कहता है कि BWF वेस्ट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम क्या है? नेम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर टू विन अ मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑप्शन है ए स्वास्तिक राज, Tanik Reddy and Chirag Shetty, B. Ashwini Ponappa and Sikki Reddy, C. Satvik Raj and Ashwini Ponappa, D. Pranav J.D. Chopra and Sikki Reddy। सही ऑप्शन नंबर ए, सात्विक सिराज, जयराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। इन्होंने ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है जो कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीती है। जी हाँ, तो इस सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं और इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। इन्होंने जो है वर्ल्ड नंबर 2 पेयर को हराया, हॉकी एंड कोशियावागी को हराया जो जापान के 24, 22, 15, 21 और 21, 14 से हराया। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सात्विक और चिराग की। तो इस एडिशन की बात करें, इस एडिशन में भारत का पहला मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो मेडल है इन दोनों ने जीता है। अगर डबल्स की बात करें तो इनसे पहले जो है वो ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ही एक मेडल जीता था डबल इवेंट में, कब? 2011 में ही। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है सात्विक और चिराग का, इन्हें आप याद रखें। और बैडमिंटन में भारत ने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की थी। पिछले वर्ष भारत ने जीता था थॉमस कप। ओके, तो यहाँ से तो सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि किस बैंक ने गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? Which bank has appointed Gopal Jain and Dr. Shiv Kumar Gopalan as the non-executive directors? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, बी आरबीएल बैंक, सी कैनरा बैंक या डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की बात करें तो गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। ओके, तो ये दोनों काफी अनुभवी जो है वो बैंक कर रहे हैं। अगर आरबीएल बैंक की बात करें तो सीईओ कौन है? आर सुब्रमणि कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ओके, शिव कुमार गोपाल की बात करें तो एक बहुत बड़े अच्छे रिसर्चर रहे हैं बैंकिंग के फील्ड में। और गोपाल जैन की बात करें तो ये भी एक एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही शानदार एक इन्वेस्टर रह चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर रह चुके हैं गाजा कैपिटल में, और दोनों ही काफ़ी अनुभवी जो है वो बैंकर हैं। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उनसे जो पॉइंट्स भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो जब भी करंट अफेयर क्लास में बैठे तो किसी तरह कॉपी कलम लेके बैठे, जो भी पॉइंट आ रहा है सामने उसको नोट डाउन करते हुए चलें
और इस तरह से क्या होगा, काफ़ी अच्छी एक आपकी नोट्स बन जाएगी करंट अफेयर की। साथ ही साथ जो स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करते हैं वो भी हम सीख लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, इसे करना है लाइक, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट में लिखना आप किस तरह की और वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी रिगार्डिंग एनी एग्जाम या कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट जो है आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।